नमस्कार। फिर एक बार आया हूँ मैं आपसे मुलाकात करने। मेरा नाम है आरजे गुरु और आप सुन रहे हैं गप्पा विद गुरु। चलिए आज की मुलाकात की शुरुआत करते हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। देखिए कहानी में ना दो प्रकार होते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, पहला वो जो रियलिस्टिक कहानी होती है, जो कुछ घटा है जीवन में, जो कुछ घटा है समाज में, उसके ऊपर लिखी जाती है। दूसरा होता है फिक्शन, यानी मनगढ़ंत कहानी, जो भी मुझे लगता है मेरे दिमाग के तारे में तोड़ूंगा और उसमें लिखूंगा। अब जो रियलिस्टिक कहानी होती है उसमें कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं होता, आप ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो इमेजिनेशन वाली कहानी होती है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब मेरा ये स्टैंड है कि ये जो इमेजिनेशन वाली कहानी है, ये कहानी भी हम सब लोगों के लिए एक मददगार कहानी होनी चाहिए। वो कहानी सुनने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए, वैल्यू ऐड होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। बाय द वे, जब मैंने कहा था कि कहानी के कई प्रकार होते हैं, तो आपने कौन से प्रकार की कहानी को इमेजिन किया था? बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप की कहानी सुनते हैं जिसे मैं प्रकार में इंक्लूड भी नहीं कर सकता। एनीवेज, समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जहां पर एक बंदा, एक गांव का बंदा, अपनी माँ की असहज असाधारण सी बीमारी को ठीक कर देता है। कैसे, वो जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। चलिए आज की कहानी जो है उसकी शुरुआत कर देते हैं। तो आज के मेरे कहानी का हीरो है स्वप्निल। स्वप्निल बहुत ही अलग बंदा है। उसके बारे में अगर आपको बताना है तो मैं यूं कहूँगा, स्वप्निल बहुत ही होनहार था। वो बहुत उछल कूद करता था, अतरंगी चीज़ें वो करता था, और वो देखने में भी बहुत स्मार्ट था वैसे। लेकिन कभी भी वो खुद का स्मार्टनेस लोगों को नहीं दिखाता। उसके साथ एक ही तकलीफ थी कि वो बहुत ही जिद्दी था। उसे अगर एक चीज़ चाहिए तो बस वो चीज़ चाहिए। बाकी जब वो स्कूल में था तो वो सबका चहेता था। सब स्टूडेंट्स, उसके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स उसके आगे पीछे हुआ करते थे। और ये बंदा हैंडसम भी था, तो लड़कियां भी इसके ऊपर फिदा थी। स्वप्निल के घर के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। यह एक रईस खानदान से ताल्लुक रखता था। इसके पिताजी एक बहुत बड़े कारोबारी थे। बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत बड़े बड़े घर, घर में बहुत सारे काम के लोग, ये सब कुछ था। और अकेला स्वप्निल, यानी कि उसका कोई भाई नहीं था, उसको कोई बहन नहीं थी। वो अपने माता पिता और जॉइंट फैमिली थी, दादा थे, दादी थी, और नाना नानी भी वहीं पर रहा करते थे। तो इस फैमिली में बड़ा हो रहा था हमारा स्वप्निल, आगे बढ़ रहा था ज़िंदगी में। उसकी स्कूलिंग ख़त्म होती है और वो कॉलेज जाने लगता है। कॉलेज में वो बहुत हंगामा कर रहा होता है। सब कुछ बहुत से ठीक चल रहा था, बहुत ठीक ठाक से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक कुछ गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है, चलिए देखते हैं। एक दिन स्वप्निल कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था, और तभी वो रेडी होकर नीचे आता है। ब्रेकफास्ट करने के लिए वो अपनी माँ को पुकारता है, माँ जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट पकड़ा दो, माँ मुझे फ्री कर दो, जाना है मुझे तुरंत। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो फिर से आवाज लगाता है, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। और तभी अंदर से वहां पर काम करने वाली लड़की मीरा बाहर आती है। मीरा को देख स्वप्निल थोड़ा चकित हो जाता है, क्योंकि अक्सर अपने बेटे को माँ खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाती थी। वो पूछता है मीरा से कि क्या बात है, माँ किधर है? तो मीरा बोलती है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ी बीमार है और इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है। ये बात सुनने के बाद स्वप्निल को थोड़ा सा सदमा सा लगता है। अचानक से क्या हो गया? कल रात तक तो वो ठीक थी। वो देखने के लिए अपने माँ के कमरे में जाता है। उस बड़े से कमरे में बड़े से बेड पर माँ लेटी हुई थी। माँ अकेली थी। पापा अपने बिजनेस के काम के लिए बाहर जा चुके थे। वो अपने माँ के पास जाकर बैठ जाता है, माँ से बात करने लगता है। माँ कहती है, बेटा कुछ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने आज सुबह इंटरकॉम पे तुझे फ़ोन किया था, लेकिन तूने कॉल नहीं ले लिया, तो मैं सीधे यहाँ पर आराम करने आ गई। बेटे को बहुत बुरा लगता है। बेटा कहता है कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, हम तुरंत जाएंगे डॉक्टर के पास। और वो अपनी माता जी को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है।
जब वो माताजी को लेके कार में बैठता है और ड्राइवर कार चलाने लगता है तो इसके दिमाग में ना बहुत नकारात्मक विचार आ रहे थे कि मेरे माँ को क्या हुआ होगा, डॉक्टर क्या बताएंगे, क्या ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। क्योंकि स्वप्निल जो था वो अपने माँ के बारे में बहुत पॉसेसिव था। कार आगे बढ़ रही थी लेकिन स्वप्निल को लग रहा था कि रास्ता जो है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा। वो सफर बहुत लंबा महसूस कर रहा था स्वप्निल। उधर उसकी माँ भी बहुत सहमी हुई सी थी। उसकी आंखों से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो चुका है। वो आज बहुत कम बात कर रही थी। माँ अपने विचारों में मग्न थी तो बेटा अपने विचारों में मग्न था। ऐसे ही वो सोच रहे थे और तभी अस्पताल आता है। उस अस्पताल के अंदर प्रवेश करते ही इन लोगों की बहुत खातिरदारी की जाती है। इनको बहुत अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही रईस खानदान के लोग थे। डायरेक्टली ये जाते हैं डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स स्वप्निल को कहते हैं कि देखो स्वप्निल, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी तुम्हारी माँ के बारे में हम पूरा रिसर्च करेंगे, पूरे टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या हुआ है, उसके हिसाब से हम दवाई भी देंगे। स्वप्निल कहता है ठीक है। वो बाहर वेट कर रहा होता है, अंदर बहुत सारे टेस्ट कर रहे होते हैं और तभी डॉक्टर बाहर आकर के स्वप्निल को अचानक से बोलते हैं कि सिर्फ इतना टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमको सिटी स्कैन और बाकी के कुछ अलग और एडवांस लेवल के टेस्ट भी करने होंगे, जिसके लिए आपकी माताजी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा 1 दिन के लिए। ये सुनने के बाद स्वप्निल बहुत डर जाता है लेकिन चारा तो कोई था ही नहीं। स्वप्निल कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा, अपनी माताजी के साथ में रहूंगा, आपको जो भी टेस्ट करने हैं हम टेस्ट करिए। तो वो दिन वहां पर अस्पताल में गुजर जाता है। उस दौरान कुछ ट्रीटमेंट भी स्वप्निल के माताजी को दी गई थी तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक भी हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि रिपोर्ट्स आने में 8 दिन लगेंगे, तो अभी आप घर जा सकते हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद आगे के ट्रीटमेंट के बारे में हम देखेंगे और ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, आगे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी अपनी माँ से प्यार करते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, बल्कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने माँ से प्यार करते हैं तो मैं आपको एक अलग चीज़ बताना चाहता हूँ। और वो चीज़ ये है कि प्यार करते हैं तो हमेशा माँ के बारे में सोचिए। हमेशा यानी जब भी आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं माँ के बारे में सोचिए, वो गलत विचार तुरंत निकल जाएंगे। गलत विचार यानी कुछ भी हो सकता है यार, उसे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। ठीक है, आप समझने के लिए काफी समझदार है वैसे। तो जब भी आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं तो आप माँ के बारे में सोचिए। और वैसे अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। चलो हम कहानी को ना आगे बढ़ाते हैं। फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का स्वप्निल को, उसके पूरे फैमिली को बेसब्री से इंतजार था, और वो दिन था टेस्ट्स का। टेस्ट के जो रिपोर्ट्स थे उनके आने का। स्वप्निल के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज था डॉक्टर का। बहुत बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने लिखा था, हे स्वप्निल, गुड मॉर्निंग, आई विश टू हैव मीटिंग विथ यू। We have received all the reports of your mother. Kindly take time to meet me today. मैसेज देखने के बाद थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है। मतलब उसे कुछ भनक सी लगती है कि यार कुछ थोड़ा सीरियस होगा। वो कहता है ठीक है। वो घर में किसी को बताता नहीं लेकिन चला जाता है रिपोर्ट्स देखने के लिए। डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे अंदर बुलाते हैं। उस केबिन में कोई नहीं था, सिर्फ स्वप्निल और वो डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर कहते हैं, देखो स्वप्निल, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, और वो चीज ये है कि आपकी जो माताजी है उनको कैंसर हो चुका है। उनके पेट में बहुत बड़ी गांठ हो चुकी है और वो कैंसर का रूप धारण कर चुकी है। तो इसलिए बहुत ही जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस ऑपरेशन के बाद भी वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं मैं नहीं बता सकता। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हमको रिस्क लेनी पड़ेगी। आप घर जाओ, अपने पिताजी से इस बारे में बात करो और जो भी आपका डिसीजन है वो बहुत जल्द हमको बताओ, ताकि हम आपकी माताजी का ऑपरेशन कर सके। अब ये बात सुनने के बाद स्वप्निल अंदर से हिल जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। अगर ऑपरेशन करते हैं तो माताजी के बचने के चांसेस बहुत कम है। अगर ऑपरेशन करते ही नहीं है तो वैसे भी उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। वो कश्मकश में पड़ जाता है कि करे तो क्या करे, और इसी विचार में वो अपने घर आ जाता है। अच्छा, मुझे बहुत डर लगा था यार, जब
जब वो कार ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे और कहीं कुछ, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। वो ठीक से घर पहुंच जाता है। वो घर में जाने के बाद अपने कमरे में जाकर सोचने लगता है कि क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। और तभी वो ना रेडियो ट्यून करता है। रेडियो पर वो एक आरजे को सुन रहा होता है और वो आरजे कुछ कहानी बता रहा था। वो आरजे कह रहा था कि कैसे आपके विचार नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। वो आरजे एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह से आपके जीवन में अगर सकारात्मकता है तो आपका जीवन सफल हो सकता है। वो आरजे ये बता रहा था कि कैसे आपके विचार आपके शरीर में बदलाव लाते हैं। बहुत कुछ वो बता रहा था। और वो बताते हुए अचानक से ये बता रहा था कि दुनिया में प्लेसिबो थेरेपी नाम की एक थेरेपी है। प्लेसिबो थेरेपी जो है वो एक खोखली दवा होती है, जो दवा पेशेंट को दी जाती है क्योंकि पेशेंट को लगता है कि मैं दवाई लेने के बाद ही ठीक हूँगा। पेशेंट को ये पता नहीं होता कि वो खोखली दवा है। वो ये समझता है कि ये बहुत महंगी और बहुत कारगर दवाई है। उस टैबलेट को, उस इंजेक्शन को, जो भी है, पेशेंट कंज्यूम करता है और सिर्फ विचारों से उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। ये सुनने के बाद स्वप्निल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग महसूस होता है और वो ना उसमें और आगे जाकर रिसर्च करने लगता है। और उसे ना एक डॉक्टर मिल जाते हैं जो कि एक साइकेट्रिस्ट भी थे और जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत स्टडी कर रखा था। उन डॉक्टर्स के साथ मुलाकात करने के बाद स्वप्निल काफी रिलैक्स हो जाता है क्योंकि डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट देने के लिए राजी हो चुके थे। हाँ, लेकिन वहां पर भी एक बात हुई थी। इनिशियली उन डॉक्टर ने भी कहा था कि तुम ऑपरेशन के लिए पहले प्रेफर करो, उसके बाद हम इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन स्वप्निल कहता है नहीं, मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस सिर्फ 90% ही है, तो इसलिए मैं वो चांस नहीं लेना चाहता। हम प्लेसिबो थेरेपी से अपनी माताजी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हम ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे, 15 दिन या फिर 1 महीने के लिए इंतजार करेंगे। उसमें अगर हमको कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स दिखते हैं तो ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएंगे, वरना हम ऑपरेशन कराएंगे। इतना प्रैक्टिकल था वो डिसीजन। और वो जो साइकेट्रिस्ट थे उनके साथ में प्लेसिबो थेरेपी की शुरुआत हो जाती है। वो कैसे शुरुआत होती है उसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। स्वप्निल अपने माताजी के पास आता है और माताजी को बता देता है कि देखिए माँ, तुम्हारे पेट में एक बहुत बड़ी गांठ हो चुकी है जिसकी वजह से आपके पेट में बहुत सारा दर्द हो रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल डॉक्टर है। वैसे ये स्पेशल डॉक्टर अमेरिका में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन आजकल वो इंडिया में आ चुके हैं। उनकी पूरी की पूरी टीम आज भी अमेरिका में ही है। तो वो जो भी ट्रीटमेंट देते हैं आप मान लो कि अमेरिका से ही आपको ट्रीटमेंट देते हैं। उन डॉक्टर को मैं घर पे बुला के लाऊंगा और वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। सिर्फ एक शर्त है, ये जो ट्रीटमेंट अभी वो दे रहे हैं, इस ट्रीटमेंट के दौरान आपको उनके ऊपर यकीन रखना होगा कि वो ठीक कर देंगे। और वैसे माँ, मैंने देख लिया है कि इन डॉक्टर ने बहुत सारे पेशेंट्स को क्योर किया है। ये सब होने के बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट देने के लिए घर आने लगते हैं। वो कुछ इंजेक्शंस लगवाते हैं स्वप्निल के माताजी को, दवाई भी देते हैं, टैबलेट्स। और ये लेते हुए स्वप्निल की माताजी बहुत खुश भी रहती है क्योंकि वो खुद साइकियाट्रिस्ट थे, तो बहुत अच्छी दवाई, सच में अच्छी दवाई वो दे रहे थे। बाकी जो दवाई वो दे रहे थे वो सिर्फ प्लेसिबो थी। प्लेसिबो यानी खोखली दवाई, एक ऐसी दवाई जो लेने के बाद पेशेंट को लगता है कि ये दवाई बहुत स्पेशल है, लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। धीरे धीरे 15 दिन हो जाते हैं और अचानक से फिर पहले वाले डॉक्टर का स्वप्निल को फोन आता है। स्वप्निल, क्या हुआ? आप लोगों ने क्या सोच लिया? हम लोगों को जल्दी करनी चाहिए, आपका डिसीजन बता दो, ऑपरेशन करना पड़ेगा। स्वप्निल कहता है कि डॉक्टर साहब, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। इन 15 दिनों के बाद एक छोटी सी चीज यहाँ पर बदल चुकी थी और वो चीज थी स्वप्निल के माताजी का खुश रहना। वो पहले बहुत कराती थी अपने दर्द को लेकर और उस दर्द को छुपाने की कोशिश वो हमेशा करती थी, लेकिन आज वो हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी और उसका कराना बहुत कम हो चुका था। ये बदलाव स्वप्निल को बहुत अच्छा लगता है। देखते ही देखते आगे के 15 दिन भी कट जाते हैं और वो अपनी माताजी को लेकर फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो कहता है अपने माँ से कि माँ, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, चेकअप करवाएंगे और ये देखेंगे कि आपकी जो बीमारी थी, आपके पेट में जो गांठ थी,
वो क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो हम चेक करेंगे। वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है, डॉक्टर को पूरी हकीकत बताता है। उसके बाद डॉक्टर थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन वो फिर एक बार टेस्ट के लिए राजी हो जाते हैं। जो पहले टेस्ट की हुई थी वो सारी की सारी टेस्ट फिर एक बार की जाती है, और उसके बाद यानी 8 दिन के बाद रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं। क्या थे वो रिपोर्ट्स? वो रिपोर्ट्स देखने के लिए स्वप्निल बेताब था। स्वप्निल के पिताजी भी बहुत टेंशन में थे। स्वप्निल की माताजी को इतना कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन वो रिलैक्स और थोड़ी खुश ही लग रही थी। फाइनली वो स्वप्निल जो है अपने पिताजी को लेकर डॉक्टर के केबिन में चला जाता है उनको मिलने के लिए, और डॉक्टर्स बताते हुए थोड़े डिसअपॉइंटेड आज भी थे, क्योंकि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उनके पेट में जो कैंसर था वो कैंसर अपने आप से हील होने लगा था। उनके कुछ पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स को वो देखते हैं कि कौन सी स्टेज का ये कैंसर है। जब उन्होंने देखा था तो वो 4th स्टेज का कैंसर था, लेकिन आज की डेट में जब वो दोबारा टेस्ट करवाते हैं तो वो कैंसर उतना सीरियस नहीं लग रहा था। ये देखने के बाद डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जो भी हकीकत है वो स्वप्निल को और उनके पिताजी को बता देते हैं। ये बात सुनने के बाद स्वप्निल और उनके पिताजी बहुत ही खुश हो जाते हैं, और स्वप्निल जो है वो अपनी माँ को वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करता है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं, और करीब 6 महीनों के बाद फिर एक बार वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और टेस्ट करवाते हैं। इस बार के जो टेस्ट थे वो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पूरी तरह नॉर्मल थे, पूरी तरह नॉर्मल। मीनवाइल स्वप्निल की माँ वो जो प्लेसिबो वाली ट्रीटमेंट थी ना वो तो ले ही रही थी, और बाकी जो जनरल ट्रीटमेंट होती थी वो भी वो ले रही थी। उसकी जो दवाई थी वो भी वो ले रही थी, उनका कंसल्टेशन वो भी शुरू था। 6 महीने के बाद जब स्वप्निल के माताजी का कैंसर पूरी तरह से क्योर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो यह एक अजूबा सा हो जाता है। आज स्वप्निल जो है वो अपनी माताजी की सक्सेस स्टोरी YouTube चैनल के माध्यम से सबके पास पहुंचा रहा है। वो चाहता है कि जो उसके माताजी के साथ में हुआ वो हर किसी के साथ होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो ये हमेशा से बताता है कि आप ट्रीटमेंट से भागिएगा नहीं, आपको ट्रीटमेंट तो लेनी ही चाहिए, लेकिन आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। आप अगर सही तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपके जीवन में भी बदलाव ला सकता है। बस आपको चीजों को ठीक से बैलेंस करना होगा। ठीक है, आज की कहानी वैसे थी मनगढ़ंत, लेकिन प्रैक्टिकल सी लग रही थी, है कि नहीं? हाँ, अगर आपको साउथ इंडियन मूवी वाला ट्विस्ट चाहिए तो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात की गारंटी गुरु आपको देता है, और वो गारंटी ये है कि आपको मेरी कहानी सुनने के बाद रिलैक्स महसूस जरूर होगा। आपके शरीर में सच में सकारात्मक बदलाव आएंगे जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो इसलिए आप स्पाइसी एंटरटेनमेंट की जगह ये हर्बल एंटरटेनमेंट या फिर ऑर्गेनिक एंटरटेनमेंट जो है इसे प्रेफर करिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आज की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर एक बार अगले बुधवार मैं आपसे मुलाकात करने आऊंगा, और आज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगले बुधवार मैं कोई कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, बल्कि आपको एक तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका जो घर बैठे आपको 15 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए मदद कर सकता है। फिर एक बार मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप चाहते हैं कि वो तरीका मैं आपको बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में आप यस टाइप करें, YES टाइप करें। ठीक है, चलो आज की मुलाकात बस इतनी। फिर बुधवार आऊंगा तो कर लेना बातें चाहे जितनी। ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्ते एंड जय हिंद।